अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। श्रीलंका की सूरत हाल से आज की तारीख में हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है और वहाँ के हालात सिविल वॉर जैसी सूरत हाल में है। एग्ज़ाम लेने के लिए पेपर्स नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सब बातें तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इन हालात तक पहुँच गया? ये कोई एक साल का मसला नहीं है और ना ही कोविड आने की वजह से श्रीलंका इस हाल पे पहुंचा है। ये दिहाइयों की गलतियां हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर दें। दोस्तों, श्रीलंका जब आज़ाद हुआ था तो उसने IMF के इकोनॉमी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। इसकी दो वजूहात थी। एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था और दूसरी वजह ये थी जब IMF लोन देता है तो उसके बताए हुए तरीके इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जैसे कि हम आए दिन पाकिस्तान में IMF के कंडीशन का वर्ड सुनते रहते हैं, ठीक उसी तरह श्रीलंका को भी फॉलो करना लाजमी था। IMF पे हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वो US और यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से फंक्शन करता है और इसके रूल्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर की कंपनीज़ को आने दो, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा करो, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाओ, जिसकी वजह से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाहर की कंपनीज़ को ही फ़ायदा पहुंचता है। अब आप ये सोचेंगे कि श्रीलंका आज़ाद होने के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था तो इसको IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन श्रीलंका में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वो मेनली दो पार्ट्स में है। एक सिन्हालास जो 75% आबादी हैं और वो बुद्धिस्ट हैं, और दूसरे तमिल्स जो 12% आबादी हैं और बाकी के 13% माइनॉरिटीज़ जिन्हें हम अक़लियतें कहते हैं। सिन्हालास और तमिल्स में तारीख़ी और सियासी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि जुलाई 1983 से लेकर 2009 तक इन इख्तलाफात की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर चलती रही। जिसकी वजह ये थी वहाँ के जो तमिल्स थे वो श्रीलंका से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे और इसी सिविल वॉर की वजह से इनकी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। डिफेंस बजट जो इनका 6% के करीब हुआ करता था वो सारे डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट को छोड़कर 21% करना पड़ गया। महिंदा राजपक्षे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर वो सिन्हालास को सपोर्ट करेंगे तो उनको पावर में रहना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सिन्हालास मुल्क की 75% आबादी है। राजपक्षे की पार्टी सिन्हालास को खुश करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहती थी। एक दफ़ा उन्होंने एक आर्कोलॉजिस्ट की टीम बनाई जिसमें कोई भी तमिल नहीं था और वो तमिल के इलाके में जाकर ये रिसर्च करके बताती हैं कि यहाँ पहले बुद्धिस्ट रहा करते थे। और इस तरह के इवेंट्स ये लोग बार बार करते रहते थे ताकि सिन्हालास को कॉन्फिडेंस में रखा जा सके। और यही वजह थी कि सिन्हालास जो कि मुल्क की 75% आबादी थे, इन्होंने इस पार्टी के नेपोटिज्म और करप्शन को इग्नोर करने के बावजूद भी इसी ख़ानदान को पावर में रखा। महिंदा राजपक्षे जो 2005 से 2015 तक प्रेसिडेंट थे, और अभी की बात करें तो गोटाबाई राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट बनते ही अपने भाई महिंदा राजपक्षे को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इनके बेटे नमल राजपक्षे को यूथ एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बना दिया। बासिल राजपक्षे इनके भाई जो कि एलिजिबल ही नहीं थे मिनिस्टर बनने के लिए क्योंकि वो अमेरिकन श्रीलंकन थे, उनको मिनिस्टर बनाने के लिए मुल्क का कानून ही बदल दिया। असेंबली में एक बिल पेश करके कानून बदल के उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे ही करके दूर दूर के रिश्तेदारों को, भाइयों को, कज़नों को, सबको हायर पोजीशंस पे बिठा दिया और सारा कंट्रोल एक ख़ानदान के हाथ में चला गया। तो जब सारा कंट्रोल एक आदमी के हाथ में आ जाता है तो जब वो बेवकूफ़ी करता है तो उसका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हुआ। और जब गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही हो तो आए दिन करप्शन और नए नए ब्लंडर्स ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी डेब्ट ट्रैप में फंसता है, इसी तरह से कंट्रीज़ भी फंसती हैं, क्योंकि कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो लोन लेकर उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करती हैं और ये सोचती हैं कि जब लोन उतर जाएगा तो सारा मुनाफा हमारा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि लोन लेने के बाद वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए। ऐसे ही मिस कैलकुलेशन करने में श्रीलंकन मिनिस्टर्स बहुत आगे हैं। 2008 में श्रीलंकन मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि जिस तरह उनका कोलंबो बिजनेस पोर्ट
बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर इसी तरह से एक और पोर्ट श्रीलंका के साउथ में हम्बनटोटा नाम की जगह पे बनाया जाए तो उससे उनका मुनाफा डबल हो जाएगा। तो इस लोन को लेने के लिए वो IMF के पास नहीं गए बल्कि चाइना के पास गए, क्योंकि IMF बहुत सारी कंडीशन लगाता है और आपके मुल्क में जो रेगुलेशंस हैं उनमें भी इंटरफेयर करता है। और चाइना से पैसे लेके उन्होंने पोर्ट पे काम शुरू कर दिया। और जब पोर्ट कंप्लीट हुआ तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इस पोर्ट पे 1000 शिप्स डॉक करने थे, लेकिन जब पोर्ट ऑपरेशन में आया तो वहाँ एवरेज 34 शिप्स ही डॉक किए और ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली फेल हो गया। और चाइना को लौटाने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो चाइना ने पैसे लेने के लिए लोन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया, लेकिन रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि चाइना को लौटा सकें। तो बाद में श्रीलंका गवर्नमेंट ने कंपनीज में बिडिंग करवाई, जिस बिडिंग के नतीजे में चाइना ने 80% स्टेक्स ले लिए और फिर श्रीलंका ने 1 बिलियन देने के बजाय चाइना को 99 ईयर्स की लीज पे ये पोर्ट दे दिया और पूरे पोर्ट की सिक्योरिटी भी चाइना के अंडर चली गई। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, जिसके बाद डील दोबारा से रीनेगोशिएट हुई। जो स्टेक्स 80% थे उनको 70% किया गया और सिक्योरिटी खुद श्रीलंका के हाथ में आ गई। अब अगर आप ये सोचें कि चाइना के कर्जे की वजह से श्रीलंका डूब गया, तो चाइना का डेब्ट टोटल 10% ही है। वैसे तो 10% कर्जा जापान का भी है। श्रीलंका इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों से पहुंचा है और यहाँ के लोग भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो एक खास पार्टी को इसी वजह से जिताते थे, वो उनको खुश करने की बातें करा करती थी। 47,000 से ज़्यादा तमिल्स को मरवा दिया उन्होंने, लेकिन इकोनॉमी को नहीं बचा पाए। इतना सब होने के बावजूद भी इकोनॉमी बुरी तरह से सफ़र कर रही थी और ये वोट के चक्कर में फ्री चीज़ें बांट रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज कर रहे थे, चीज़ों की कीमतें कम कर रहे थे। 2019 में मुल्क की मईशत ख़राब होने के बावजूद भी 15% वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम करके 8% कर दिया। ये करने से वहाँ के लोग बहुत खुश हुए कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त पार्टी को वोट दिया है। लेकिन ये करने के बाद श्रीलंका की टैक्स कलेक्शन एकदम से आधी हो गई और ये सब कोविड आने से पहले चल रहा था, अभी कोविड आना बाकी था। श्रीलंका एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है जिसका 12.6% टूरिज्म से आता है और 2019 में ईस्टर अटैक हो गए जिसमें फॉरेनर्स मारे गए, होटल्स में अटैक हुए, जिसकी वजह से उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया। श्रीलंका की जो मईशत है उसकी कमर कोविड के आने से पहले ही टूट गई थी, लेकिन कोविड आने के बाद चीज़ें खुल के सामने आ गईं। कोविड आने के बाद नुकसान जो हुआ वो श्रीलंका कर्जा दे के भी अदा नहीं कर पा रहा था। कोविड आने से एक्सपोर्ट और टूरिज्म पूरी तरह से बंद हो गया और ये दूसरी कंट्रीज के साथ भी हुआ, लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमी पहले से ही स्क्रम्बल कर रही थी और कोविड आने के बाद ये पूरी तरह से फेल हो गई। अच्छा, ये बात हो गई कोविड की। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में श्रीलंका खुद कफिल था, लेकिन एक दिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे ये ऐलान कर दिया कि आज से श्रीलंका को हम दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे और यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बैन कर दिए और आज के बाद कोई इसको यूज़ नहीं करेगा, ना कोई रिसर्च ना कोई सजेशन, रातों रात बिना सोचे समझे फैसला कर दिया और हर चीज़ बैन कर दी। अब जो फसल ख़राब हो रही थी उसके लिए दवाई ही अवेलेबल नहीं थी, एकदम से प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। उसके बाद फूड शॉर्टेज शुरू हो गई। जो श्रीलंका चावल को एक्सपोर्ट कर रहा था अब उसको इंपोर्ट करना पड़ गया। इस सब की वजह से पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। आटे चावल के दाम एकदम आसमान से बातें करने लग गए। फॉरेन रिजर्व का यूज़ करके इनको फूड आइटम इंपोर्ट करने पड़ गए। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा था कि इनके पास इतने रिजर्व भी नहीं थे कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट कर दे, इसलिए अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग का ड्रामा कर दिया। लेकिन अगर इस तरह से आप देखो तो उल्टा और नुकसान ही हो गया। जो चीज़ नहीं ख़रीदनी थी वो भी ख़रीदनी पड़ गई और महंगाई अलग से बढ़ गई। इतने पे भी ये रुके नहीं। IMF के मना करने के बावजूद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ नोट छापे। 6 अप्रैल को इन्होंने 118.08 बिलियन पैसे छाप दिए। इससे कुछ और तो हुआ नहीं बल्कि महंगाई ही बढ़ गई। ऊपर से रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से भी ज़्यादातर टूरिज़्म जो उन मुल्कों से आया करते थे वो भी बंद हो गया। आज की डेट में इनका ये हाल हो गया है कि इनके पास स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं। मिनिस्टर्स के घर जला दिए हैं और हालात बहुत बुरे हैं और मुल्क एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन में है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।